Hello guys, I hope you all are doing well. I am Sierusi and in today's video I am going to tell you the most important things you should keep in your mind if you want to increase your group total by 10 to 15 marks. And in this video I am going to cover all the subject of CA Intermediate Group 1, and for Group 2 I will upload the video soon, so don't forget to subscribe. So let's begin. Okay, so let's start with paper number one, advanced account. For advanced account, always remember one thing: correct accounting treatment is more important than beautiful presentation. See, आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको टेबल वगैरह ड्रॉ करने में, अच्छे से प्रेजेंट करने में उतना टाइम वेस्ट कर दो कि आपके लास्ट के एक या दो क्वेश्चन छूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो लास्ट के एक या दो क्वेश्चन से 5 से 10 मार्क्स का आपको लॉस होगा। वो चीज ना हो, इसीलिए अच्छे से उसको प्रेजेंट करो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक दो लाइन आपने ड्रॉ कर ली रूलर से, इट्स इनफ। ठीक है, वो अच्छे से बाइफरगेट हो जाने चाहिए, नंबर जो आप करना चाहते हो वो अच्छे से रीडेबल कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम इन ड्रॉइंग द प्रॉपर टेबल। इसको कम्प्लीटली क्लोज क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ऊपर से ड्रॉ कर लिया, दैट्स ओके, दैट्स गुड। आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसकी अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है वो आपने सही की होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर वर्किंग नोट। सी, इवन फॉर स्मॉल कैलकुलेशन, छोटी से छोटी कैलकुलेशन क्यों ना हो, उसको अपने वर्किंग नोट में लिखो। ऐसा नहीं कि आपने रफ पेज में लास्ट पेज पे उसको कैलकुलेट कर लिया और डायरेक्टली फाइनल आंसर आपने आके लिख दिया। नहीं, वो चीज नहीं करनी है। प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट को अच्छे से नंबरिंग करो, और जहाँ पे फाइनल आंसर में जरूरत पड़ रही है उस वर्किंग नोट के नंबर का रेफरेंस दो। ठीक है, बॉक्स और अंडरलाइन करो जो भी फाइनल आंसर हो। ऐसा ना हो कि फाइनल आंसर आपने छोटा कहीं पे जगह नहीं है, छोटे से लिख दिया, एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया और उसके आपको मार्क्स नहीं मिले, उन्होंने मार्क्स काट लिए। ये चीज थी, चांसेस कम है लेकिन हो सकती है। जल्दी जल्दी में आप हम कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं या फिर कहीं भी हम लिख देते हैं, तो वो चीज ना हो। इसके लिए हमेशा फाइनल आंसर को अच्छे से अंडरलाइन करो, अच्छे से बॉक्स करो, ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ पाए और आपको प्रॉपरली पूरे मार्क्स दे पाए। ठीक है, सी डोंट गेट स्टक। हो सकता है कि एडवांस अकाउंट के किसी एडजस्टमेंट में ही आप अटक गए, आंसर नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा, और आप वहीं पे आपके 15 20 25 मिनट चले गए और आपको पता नहीं चला। वो चीज ना हो। हमेशा वॉच अपने साथ रखना, टाइम देखते रहना। कहीं पे बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, वहीं पे उसको छोड़ दो, इनफ स्पेस उसकी उसके लिए छोड़ो और आगे बढ़ो, और आगे के क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दो। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो वापस आके वो क्वेश्चन देख लेना। नहीं हुआ, दैट्स ओके। एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से आप फेल नहीं हो जाने वाले। ठीक है, आप बाकी के क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से करो। ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर कोई एक आंसर गलत हो गया या किसी एक आंसर का आपका आंसर नहीं, किसी एक आंसर का आपका सही से आंसर नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा, दैट्स ओके। पूरा क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर हमें आए ऐसा जरूरी नहीं है। कोई चीज होती है जो हमें नहीं आती, कहीं पे मटक जाते हैं, तो उसको वहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, come to the paper number two, law. See, for law, always remember one thing: correct provision is more important than doubtful section number. सेक्शन नंबर हमें तो ही लिखने हैं अगर हम 100% श्योर है। अगर किसी भी सेक्शन नंबर को लेकर आप 100% श्योर नहीं हो तो मत लिखना। सी, अगर आपका प्रोविजन सही है, आपने फैक्ट को अच्छे से एनालाइज किया है, कंक्लूजन आपका सही है, तो इवन अगर आपने सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो भी चांसेस है कि आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब कुछ सही होने के बावजूद आपने सिर्फ गलत सेक्शन नंबर लिख दिया है, तो हो सकता है कि आधे से एक नंबर तक एग्जामिनर आपका काट ले। तो वो चीज ना हो, तो इसके लिए सेक्शन नंबर टू ही लिखो जब आप 100% श्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर केस स्टडी, हमेशा केस स्टडी के लिए एक सीक्वेंस फॉलो करना। हमेशा पहले प्रोविजन लिखो, उसके बाद एनालिसिस करो जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, और उसके बाद कंक्लूजन में लिखो। ऐसा ना हो कि आपने कंक्लूजन पहले दे दिया है, प्रोविजन आप लास्ट में लिख लो। ये चीज नहीं करनी है। प्रॉपर हायरार्की, प्रॉपर सीक्वेंस हर केस स्टडी के क्वेश्चन में फॉलो करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर याद नहीं है, नो इश्यू। जितना याद है, जो प्रोविजन आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड याद है, जितनी लाइन याद है वो लिख के आओ। पूरा ब्लैंक हमें नहीं छोड़ना है। ऑलवेज रिमेंबर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, पूरा आंसर हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जितना याद है उतना लिख के आओ, लेकिन लिख के आना। ठीक, क्या हमें आईसीआई की
एग्जैक्ट लैंग्वेज को लिखना जरूरी है, तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं। आंसर इज नो। एग्जैक्ट लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड कोई याद नहीं कर पाता, ठीक है, हमें भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि जो लीगल प्रिंसिपल है वो हमें अच्छे से करेक्ट वे में कन्वे करना है। जो भी कीवर्ड है वो अच्छे से याद करके जाओ, उसको लिख के उसको हाईलाइट करो, दैट्स इनफ। वर्ड टू वर्ड हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर नंबर 3, टैक्सेशन। सी, फॉर टैक्सेशन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि वन मिस्ड फैक्ट लीड्स टू वन रॉन्ग आंसर। टैक्सेशन में मार्क्स ना आने के मेन दो रीजन है, जिसमें सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना, आपका क्वेश्चन को सही से या ढंग से ना पढ़ना, ढंग से इंटरप्रेट ना करना। तो हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ो तो छोटी छोटी चीजें देखें कि असेसमेंट ईयर हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, एज ऑफ असेसी हो गया, टाइप ऑफ असेसी हो गया, ये चीजों को अच्छे से पढ़ो। और आंसर के स्टार्ट में ये सारी चीजें लिख के रखो, ताकि वापस से उन चीजों के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े और आपकी वापस से दूसरी बार पढ़ने में कोई गलती ना हो जाए। और सेम वे इन केस ऑफ जीएसटी ऑल्सो, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, कि वो गुड्स का है कि सर्विस का है, इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, जो भी जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो एंटिटी हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो चीजें हाईलाइट करके रखना, अपने स्टार्टिंग में आंसर के स्टार्टिंग में ये सारी चीजें मेंशन करके रखना, ठीक है। अजम्पशन, जहां भी छोटे से छोटा अजम्पशन ही क्यों ना लो उसको मेंशन करके आना। सी, टैक्सेशन में हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अलग अलग अजम्पशन के बेस पे अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अगर आपने आपका अजम्पशन नहीं लिखा तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका आंसर करेक्ट होने के बावजूद अपने मार्क्स काट ले, तो वो चीज ना हो, इसलिए छोटे से छोटा अजम्पशन ही आप क्यों ना लो उसको अच्छे से मेंशन करके आना, ठीक है। सी, अगेन जैसे मैंने लॉ में बताया, राइट सेक्शन में ओनली यू आर 100% श्योर, नहीं हो श्योर तो मत लिखना, ठीक है। एक टैक्सेशन के पेपर में हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना, जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया तो आईएफओएस हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, देन आईएफओएस, उसके बाद टोटल इनकम, उसमें से जो भी डिडक्शन वगैरह माइनस करने वो करके नेट टोटल इनकम। एक प्रॉपर फॉर्मेट इसमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। शायद आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई डिटेल नहीं दिखी और आपने वो नहीं लिखा, फिर जब आप अच्छे से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब जाके आपको दिखा तो आपने लास्ट में लिख लिया। सी, इट्स ओके, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर एक प्रॉपर उसके पास जो आंसर है उसी में से देख रहा हो और उसके फॉर्मेट के साथ अगर आपका आंसर मैच नहीं हो तो हो सकता है आपका आंसर सही होने के बावजूद वो आपके मार्क्स काट ले, तो वो चीजें ना हो, इसलिए प्रॉपर जो आईसीआई में भी फॉलो किया जाता है उसी फॉर्मेट को फॉलो करो। इन सेम वे जीएसटी ऑल्सो, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो गया, उसको प्रॉपरली बाइफरगेट करके रखो, एक नॉर्मल सा टेबल बना के रखो, ताकि हर एक नंबर एक दूसरे से अलग दिखे और अलग रहे, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इवन आप जब टोटल का कैलकुलेशन करो तो आपसे भी कोई गलती ना हो, ठीक है। टैक्सेशन के पेपर में एक चीज खास ध्यान रखना कि आप जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे जा रहे हो उसके पहले जो आपने आंसर सॉल्व किया है, आंसर आपने लिखा है, उसमें बेसिक चीजें हमेशा चेक कर लेना, प्लस माइनस का साइन हो गया, टोटलिंग एरर तो नहीं हुई, वो टोटल एक बार वापस से चेक कर लेना। जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट है या फिर जीएसटी रेट है, इन केस ऑफ जीएसटी, वो अच्छे से देख लेना कि जो एप्लीकेबल है वही आपने लिखा है ना, वहां पे आपने कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। वो एक बार आंसर पूरा लिखने के बाद हमेशा ऊपर ऊपर से चेक कर लेना, ठीक है। कॉमन थिंग्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। टिप, रीड कंप्लीट पेपर इन 15 मिनट। ये ऐसा नहीं है कि फॉलो करना है, ये मैं रेकमेंड करूंगा, जो चीज मैं भी करता है। सी, क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी रहता है, तो जब मैं एग्जाम देता था तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 ही पढ़ता था, उसमें सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ के मैं एक चीज डिसाइड करता था कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो डिसाइड करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 मुझे नहीं लिखना है, तो 2 3 4 5 चार लिखने हैं, चार को मैंने पढ़ा, मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में किस क्वेश्चन में और कौन सा क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से आता है, मैं स्टार्ट उससे करूंगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर भी जब चेक करेगा वो देखेगा कि हाँ, पहला ही क्वेश्चन आपका सही है, आपने अच्छे से उसको लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग भी स्टार्टिंग में अच्छी रहती है, तो ट्राई टू मेंटेन दैट हैंडराइटिंग एट द लास्ट टू। तो वो चीजें, आपका अगर स्टार्टिंग से ही आपका पेपर अच्छा है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनर आपका पेपर लास्ट तक चेक करेगा,
कोई चीज गलत भी होगी तो ऐसा नहीं कि पूरे पूरे मार्क्स काट देगा, वो स्टेप मार्किंग के स्टेप आपने जो भी किए होंगे उसके मार्क्स देगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही आप गलत करके आ रहे हो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही कुछ गलत कर दिया, काटा पीटी आपने बहुत की है, तो हो सकता है कि आगे के आपके आंसर सही हो, आपने स्टेप्स अच्छे से किए हो, भले ही फाइनल आंसर आपका सही ना हो, फिर भी वो या तो पूरे ही मार्क्स ना दे या तो फिर बहुत कम मार्क्स दे। तो ये चीजें ना हो, इसलिए हमेशा स्टार्ट करो वहां से जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हो सके तो उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन है, कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आता है तो यू कैन स्टार्ट विथ दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर हमेशा अच्छे से करेक्ट लिखना, जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो और गलती से क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिख दिया, क्वेश्चन का आंसर सही होने के बावजूद मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां बहुत सिली मिस्टेक है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन जल्दी जल्दी में ये चीजें हो जाती है, तो वो चीजें ना हो इसके लिए इसका हमेशा ध्यान रखना। ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर। कोई चीजें नहीं आती है फिर भी उसके क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी प्रोविजन आपको पता है, जो चीजें भी पता है वो लिख के आओ, पूरा ब्लैंक मत छोड़ना। लिख के आओ का मतलब ये नहीं कि कोई गाना वाना लिख के आ रहे हो, नहीं, वो चीजें नहीं करनी है। उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितना भी जो कुछ भी आपको याद आए वो लिख के आना, लेकिन जरूर से लिख के आना। ठीक है, पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ना है। लीव इनफ स्पेस बिफोर आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपका नया ही सेक्शन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 पे जा रहे हो, तो क्वेश्चन 2 से पहले तो आप क्वेश्चन 2 तो आप हमेशा नए पेज से ही स्टार्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन 1 2 का मान लीजिए क्वेश्चन 2 ए किया, क्वेश्चन 2 बी से पहले भी थोड़ी बहुत जगह छोड़ के रखना, जस्ट इन केस कोई एड ऑन आपको लग रहा है, कोई चीज आपकी लिखना रह गई है, कोई नोट रह गई है, कोई असम्पशन लिखना रह गया है, तो आप लास्ट में भी याद आए तो वो वहां पे आप लिख पाओ। इसके लिए 2 4 5 लाइन आप हमेशा छोड़ के ही रखना। ठीक है, कीप योर हैंडराइटिंग रीडेबल। हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल अच्छी होना जरूरी नहीं है, लड़कों की ज्यादातर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जिनकी अच्छी हो वो ऑफेंड मत होना, लेकिन नहीं होती है तो आपको हैंडराइटिंग अच्छे से धीरे धीरे लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स के बीच में स्पेस रखो, अच्छे से उसको लिखो, एग्जामिनर उसको पढ़ पाए, उसको समझ पाए, दैट्स इनफ। उसको बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की उसको कोई नीड नहीं है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन रीडेबल है, दैट्स इनफ, उतना ही आपको करना है। ठीक है, एंड डोंट पैनिक इफ स्टक एनीवेयर। सी हो सकता है पूरा क्वेश्चन पेपर आपको आए, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन हो सकता है जो आपको ना आए, आप आधे में अटक जाओ। अगर अटक गए हो तो कोई इशू नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन का आंसर ना आने की वजह से उसका पैनिक लेके आप आगे जाओगे तो हो सकता है कि आगे जो आंसर आपको आते उसमें भी आप गलती करके आओ, तो वो चीज ना हो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको वहीं पे छोड़ दो और आगे बढ़ो, और विथ कॉन्फिडेंट आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। पूरा पेपर हो जाए उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उस पे वापस आओ और उसको वापस से फ्रेश माइंड के साथ सॉल्व करने का ट्राई करो, हो सकता है कि वो उस टाइम पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। Okay. So what the conclusion of this video? Is this video increase your syllabus knowledge? The answer is no. This video will help you to present the knowledge you already have. जैसे आपने थ्री इडियट मूवी का एक डायलॉग सुना होगा कि जब हम फेल हो जाए तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम फेल हो जाए और हमारा दोस्त पास हो जाए तो हमें और बुरा लगता है। उसी तरीके से अगर हमने कोई आंसर गलत कर दिया है और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाए तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर हमारा आंसर सही है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से हमारे मार्क्स कट जाए या हमें कम मार्क्स मिले तो हमें और बुरा लगता है, तो वो चीज ना हो। इसलिए इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो अच्छे से फॉलो करो। बिलीव मी, दिस विल डेफिनेटली improve योर मार्क्स इन द एग्जाम। इवन मैंने इसके पहले 45 डेज स्ट्रेटेजी की वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आपने ना देखी हो तो एक बार जरूर से देख लेना। इवन उसमें मैंने एक मॉक टेस्ट रिलेटेड चीज भी बताई है, अगर आप मॉक टेस्ट भी जब दोगे तब भी इन चीजों को ध्यान में रखे इन चीजों को फॉलो करोगे तो इवन इन चीजों को फॉलो करने में भी आपकी कहाँ कहाँ पे गलतियां हो सकती है वो भी आप मॉक टेस्ट के टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा, ताकि वो सेम चीज आप एग्जाम में वापस से ना करो और एग्जाम में और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड इवन अगर आपको ये नोट चाहिए तो वो भी मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।